नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 जून को कानपुर में जो कुछ हुआ, वो जो मैंने पहले बात कही थी उसकी पूरी पुष्टि हो रही है कि ये पहले से प्री प्लान्ड सुनियोजित षड्यंत्र था। और षड्यंत्र क्या था? जिस तरह से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली आने पर दिल्ली में दंगा हुआ था। गुजरात आए हुए थे, वो भारत आए हुए थे, गुजरात में थे। दंगा दिल्ली में कराया गया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक खबर जाए और इसका मुद्दा बने। उसी तरह से कानपुर में और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगा कराने की योजना थी। पहले से पेट्रोल बम की तैयारी, पत्थर, गोली, बंदूक, इन सब का इंतज़ाम था। और 141 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे। ये जो इसका मास्टरमाइंड है, अभी तक इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं इसका पता चलेगा। अभी तक जो इसका जो मास्टरमाइंड है हयात ज़फ़र हाशमी, उसको जो है लखनऊ से गिरफ्तार किया गया एक यूट्यूब चैनल के दफ्तर से, और उसको और उसके कई साथियों को। उसके घर वाले बयान दे रहे थे कि वो तो कहीं गए नहीं, वो तो नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़कर मस्जिद से सीधे घर लौट आए, उसके बाद कहीं चले गए। दरअसल ये जो 141 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसके फ़ोन से जो दूसरे संदेश मिले, लगातार उकसा रहा था बंद करवाने के लिए, बवाल करने के लिए, हिंसा के लिए। और लगातार जो है वीडियो आ रहे थे, फ़ोटो आ रहे थे, उनको वो फॉरवर्ड कर रहा था। अब वो पुलिस की हिरासत में तोते की तरह बोल रहा है, वो बता रहा है। उसके फ़ोन से, उस फ़ोन के रिकॉर्ड से ये पता चला, कॉल डिटेल जब निकाली गई, कि कानपुर शहर के कई मानिंद लोग, जो मानिंद कहे जाते हैं, उनको मानिंद कहना नहीं चाहिए, यानी ऑनरेबल लोग, प्रतिष्ठित लोग, जिनको मेरी नज़र में जो असामाजिक तत्व हैं, उनके संपर्क में था। वो पर्दे के पीछे से इस पूरी योजना को, इस पूरे जो है घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। इस बवाल में शामिल जितने लोग थे उनकी सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है। उनका पता, ठिकाना और बैंक डिटेल निकाला जा रहा है। किसके अकाउंट में कहाँ से कितना पैसा कब से आ रहा था, इसकी जांच हो रही है। बात ये दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बलवाइयों, दंगाइयों, आतंकवादियों से निपटने का एक नायाब तरीका, एक इस तरह का मॉडल पेश किया है जो पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। अगर इस मॉडल के आधार पर पहले कार्रवाई हुई होती ऐसे लोगों के खिलाफ, तो शायद ये नौबत आज जो है वो ना आती। किसी भी दंगाई, कई चीज़ें एक साथ होती हैं। दंगाई का पता चला, गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, उसकी पूछताछ के आधार पर दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसके बारे में उसकी पूरी कुंडली निकाल ली जाती है पुलिस द्वारा। कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उसकी आमदनी का सोर्स क्या है, उसके साथी कौन कौन हैं, पिछला कोई क्राइम का रिकॉर्ड है या नहीं है, ये सब निकालने के बाद वो जहाँ रहता है, उसकी जो संपत्ति है वो अवैध है, वैध है। अगर अवैध है तो उस पर बुलडोज़र चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंतज़ार कीजिए, बुलडोज़र चलेगा। और बुलडोज़र चलने वाला है उन इमारतों पर, 3 से 7 मंजिला इमारतें हैं जहाँ से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, जहाँ से फायरिंग हुई। क्यों बुलडोज़र चलेगा? इसलिए नहीं कि पत्थर फेंके गए, सिर्फ एक कारण नहीं है। इन बिल्डिंग्स की भी कुंडली खंगाली जा रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण से मांगा गया है कि इनके नक्शे पास हुए हैं कि नहीं। दरअसल है क्या, ये जो दंगे का कारण है, ये नुपुर शर्मा का बयान तो बहाना है। दंगा तो इनको करना ही था। और दंगे के लिए तारीख चुनी गई 3 जून की, क्योंकि उस दिन कानपुर में प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल थे। इतने लोगों के होते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद ये था कि बड़ा मुद्दा बने, पूरे शहर में आग लगे और उसके बाद ये इसका मैसेज जाए। आप देखिए, इसके बचाव में ये जो आप मुस्लिम देशों से बयान सुन रहे हैं कि भारत के राजदूत को बुलाकर जो है एतराज़ जाहिर किया गया, ये सब ये कानपुर की घटना के बाद हुआ है। अगर नुपुर शर्मा के बयान पर, नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में जो कुछ कहा था,
उस पर होती नाराज़गी तो 27 मई 27 मई को टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने बोला था। और इन मुस्लिम देशों का एतराज़ कब आया है? 5 जून को, 3 जून की घटना के बाद। तो ये फायर कवर दे रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश हो रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई न हो इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। कोई वजह नहीं है 9 दिन बाद एक 9 दिन पुरानी घटना पर प्रतिक्रिया देना। अगर आपको लगा था कि आपके धर्म को ठेस पहुंचाई गई है तो उसी दिन क्यों नहीं आया? अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्यों नहीं आया आपका रिएक्शन? आप इंतज़ार कर रहे थे, कुछ होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसका मतलब आपके पास कुछ सूचनाएं थी। और ये मामला केवल कानपुर तक नहीं रुकने वाला था, ये पूरे देश में इसकी तैयारी है और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया काम किया है जो सीए के समय किया था कि 40 आरोपियों के फ़ोटो के होर्डिंग लगा दिए हैं शहर में कि ये हैं, ये संदिग्ध लोग हैं, ये आरोपी हैं, इनके बारे में सूचना दीजिए। जो सूचना देगा उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा और इनकी गिरफ्तारी में, इनके बारे में जानकारी देने में मदद कीजिए। घर वालों को कहा गया है कि इनसे कहिए, आपके संपर्क में तो आएंगे ही, इनसे कहिए कि चुपचाप सरेंडर कर दें, नहीं तो आपको भी परेशानी होगी, इनको भी परेशानी होगी। तो इन सब के जिनके घर अवैध पाए जाएंगे, बिना नक्शे के, कब्जा की हुई ज़मीन पर बने हुए, वो सब बुलडोज़र की भेंट चढ़ेंगे और उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला। काम उस पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस पूरे बवाल में पीएफआई का नाम आ रहा है, पीएफआई के जुड़े होने का संकेत मिल रहा है, उसके सबूत मिल रहे हैं। तो यूपी एटीएस आ गई है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो जांच कर रहा है। उसके एडीजी नवीन अरोड़ा रविवार को, संडे को कानपुर पहुंच गए, वहां उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय राज शर्मा को कानपुर भेजा गया है। तो योगी सरकार पूरी तरह से इस बात की व्यवस्था करने में जुटी है कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनमें से कोई बचे नहीं। और ये जांच केवल उस दिन की घटना जो हुई वहाँ तक सीमित नहीं है, ये जांच कई आयामों पर हो रही है। इसके पीछे की साजिश, इसके पीछे की सोच, कौन लोग हैं, कानपुर के बाहर के कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। वो जो 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं 141, उनकी पड़ताल हो रही है। उनको खंगाला जा रहा है कि कहाँ कहाँ से संदेश आ रहे थे, किन नंबरों से आ रहे थे, क्या तैयारी की बात हो रही थी, क्या संदेश भेजे जा रहे थे। और उसमें भी पुलिस को जो है वीडियो मिले हैं, जो फुटेज ये लोग भेज रहे थे आपस में एक दूसरे को, उनसे भी इन दंगाइयों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की तैयारी हो रही है जिससे फिर कभी इस तरह का बवाल, इस तरह का दंगा, इस तरह का उपद्रव करने की कोई कोशिश न करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई परंपरा स्थापित की है, एक नया तरीका अपनाया है कि जो दंगे में, जो बलवा में, जो हिंसा में, जो तोड़ फोड़ में सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। और इसमें भी जो है ये तरीका भी एक तरह से और लोगों के शामिल होने की जानकारी देता है। वो कैसे? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उससे पूछा गया कि कौन कौन शामिल थे। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता और कौन थे, मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो ये कहा गया कि फिर सारी भरपाई जो है, जितना नुकसान हुआ वो तुम्ही से की जाएगी। तो उसने झट से नाम बोलना शुरू कर दिया कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाता है, व्यवस्था, कानून का डर कैसे लोगों के मन में बिठाया जाता है, कानून के शिकंजे में कैसे अपराधियों को, गुंडों को, माफिया को जकड़ा जाता है, इसका एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दूसरे राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए। और पूरी कार्रवाई में, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया जाता। सब कुछ कानून के मुताबिक। बुलडोज़र वहाँ चलता है जहाँ
अवैध संपत्ति है। बुलडोज़र वहाँ चलता है जहाँ इंक्रोचमेंट है। और इन उपद्रवियों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1986 उसके तहत कार्रवाई होती है। ये एक्ट बना था वीर बहादुर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उस समय 2500 माफिया के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन के लिए, क्योंकि जो सामान्य कानून था उसमें वो बचकर निकल जाते थे, छूट कर निकल जाते थे। उन पर शिकंजा कसने के लिए ये कानून बनाया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। इसी के तहत कार्रवाई होती है। इसके सेक्शन 2B के तहत गैंगस्टर की परिभाषा की गई है। ऐसे लोगों का समूह जो सामूहिक या व्यक्तिगत तौर पर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल हों या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करें। तो इसमें सामूहिक रूप से, मतलब ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसमें जो कार्रवाई होती है उसमें ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने का सरकार को कानूनी अधिकार होता है। इसीलिए इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में स्थिति और स्पष्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट जिन पर लगाया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि उनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। अगर पहली बार ये अपराध किया है तब भी गैंगस्टर एक्ट लग सकता है। तो आप इससे समझिए, तो इस गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है वो अपराध की जड़ तक, अपराधियों में कानून का डर बिठाने के लिए, कि ये पता हो कि हम कर तो सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, माफियागिरी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े जाएंगे बचेंगे नहीं। जो कहते हैं ना, कहावत है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो इस गैंगस्टर एक्ट के हाथ बहुत लंबे हैं। और इसका सही उपयोग 1986 के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए नहीं, राजनीतिक बदले की भावना से नहीं, शुद्ध रूप से जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज का खात्मा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गिरोहों का, जो आपराधिक गिरोह हैं, उनका खात्मा हो रहा है। और दंगा करने वालों को, ये CA से जो शुरू हुआ है सिलसिला कि अगर नुकसान करोगे सरकारी और निजी संपत्ति का तो भरपाई तुमको अपने पास से करनी पड़ेगी, ये मैसेज बड़ा क्लियर चला गया। इस बात की भी बेचैनी है, बड़ी बेचैनी है। जो अपराध किए बिना रह नहीं सकते, उनका दिल बार बार मचल रहा है कि कुछ तो करें। और कुछ करने का नतीजा ये है कानपुर में जो हो रहा है, CA के दौरान जो हुआ। तो पूरी कोशिश ये है कि ये जो योजना थी कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में बवाल किया जाए, उसकी हिम्मत भी न कर पाए कोई। और ये सब हो पा रहा है सिर्फ इसलिए कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, सरकार का जो मुखिया है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है। उसकी जो पॉलिटिकल विल है उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। माफिया के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई रहम नहीं है। जो कानून के तहत संभव कार्रवाई है, वो अधिकतम कार्रवाई जो हो सकती है वो की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जिन लोगों ने कानपुर में बवाल किया उन्होंने गलती की, उनको पछताना पड़ेगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इन बवाल करने वालों की मदद की, उनको भी पछताना पड़ेगा और उनको अपने अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।